फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शोध अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं वन लाइनर के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता होगा तो वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। ये टॉप 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से यानी कि पहले क्वेश्चन से लेके इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन तक वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए और इनमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर पाए। इसके साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर लें इसी प्रकार की न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि एक जो है अनुसंधान की विशेषता नहीं है, उसी को जो है आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। तो ये हमारा जो है गलत है और विशेषता नहीं है उसे ही ढूंढना था। तो अनुसंधान एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सिस्टमेटिक ढंग से रिसर्च किया जाता है। पहले समस्या का चयन किया जाता है, फिर उसका हाइपोथेसिस बनाया जाता है कि कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, फिर डाटा का संग्रहण। तो एक सिस्टमेटिक वे चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका शोध के परिणामों के सामान्यीकरण से निकटतम संबंध है। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ए और बी आपका दोनों सही है, यानी कि बाहरी वैधता और निष्कर्ष इन दोनों का जो है शोध के परिणामों के सामान्यीकरण से निकट का संबंध होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखते हैं इसमें। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग शोध निष्कर्षों की प्रामाणिकता के संदर्भ में होता है। अगर आपको आंसर पता है तो जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि मौलिकता, बी जो है वैधता और सी है वस्तुनिष्ठता। तो इन तीनों शब्दों का जो है प्रयोग शोध निष्कर्षों की प्रामाणिकता के संदर्भ में किया जाता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुसंधान में से कार्य साधन सदैव किसका अभिन्न भाग रहा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रायोगिक अनुसंधान का जो है कार्य साधन सदैव अभिन्न भाग रहा है। आपको याद रखना है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के अशिष्ट अनुमान को प्रकट करने के लिए उपयोग करते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपकल्पना का। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के शिष्ट अनुमान को प्रकट करने के लिए उपयोग करते हैं। तो उपकल्पना का। आपको याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किस स्थिति में जाना चाहिए। यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शोध अध्ययन की योजना में। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए। तो शोध अध्ययन की योजना के अंतर्गत जो है इसका उपयोग किया जाना चाहिए। आपको याद रखना है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत, बी जो है विश्वविद्यालयों के अंतर्गत, सी है जातीय के विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जाता है। तो इन तीनों के आधार पर जो है मान्यताओं को निरूपित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों में उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामान्य स्थिति में। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के शब्दों में उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता है। तो सामान्य शब्दों में जो है उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में शोध उपकल्पनाओं को सम्मिलित करने की कम से कम संभावना होती है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्णनात्मक अनुसंधान। तो देखिए प्रश्न में यही पूछा गया कि किस प्रकार के अनुसंधान या किस प्रकार के रिसर्च में जो है शोध उपकल्पनाओं को सम्मिलित करने की कम से कम संभावना होती है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। पहला जो बी दिया गया कि चरों के बीच में संभावित संबंधों का विवरण देना। सी ऑप्शन है जब यह कहा जाए कि उनको पुष्ट करना या नकारना। तो ये दोनों जो है आपका अनुसंधान परिकल्पना के तात्पर्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध प्रश्न के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक व्यापक प्रश्न को और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है जैसे जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन जो है शोध प्रश्न के लिए जो है विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब तक आप प्रश्नों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप आंसर जो है सही नहीं दे पाएंगे किसी भी प्रश्न का। तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है और पूछा जा रहा है कि एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, साध्य, स्पष्ट, महत्वपूर्ण और नैतिक। तो ये चारों जरूरी है हमारे एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न के अंतर्गत। तो एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए? साध्य, स्पष्ट का मतलब कि जो क्लियर हो, महत्वपूर्ण का मतलब कि वो प्रासंगिक हो और नैतिक का मतलब वो आपका जरूरी है। ये मतलब ये चारों जरूरी है एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न के अंतर्गत। ऑप्शन बी हमारे क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी शोध में प्रयुक्त प्रश्नों की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रदत्तों के संग्रह की संभावना जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकमात्र किया जाता है। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि किसी शोध में प्रयुक्त प्रश्नों की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी होती है। तो प्रदत्तों के संग्रह की संभावना जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसको देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक अच्छी उपकल्पना कैसी होनी चाहिए इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए कि जिसका प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जा सके। तो प्रदत्त का मतलब यहाँ पे सिंपल होता है, नमूना होता है, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में जो है आपका एक उपकल्पना को वर्णित किया जा सकता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है इन चारों विकल्पों में से।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐतिहासिक अध्ययन में जो है उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है, आपको याद रखना है। बाकी सब में जैसे सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक अध्ययन और मानक अध्ययन, इन सभी में उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐतिहासिक अध्ययन में जो है उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा है, इसको देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि एक परिचालन परिभाषा का अर्थ क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। ये जो है एक परिचालन परिभाषा इसका जो है हो जाएगा आपका, याद रखना है। एक परिचालन परिभाषा का अर्थ क्या होता है, तो यह विशिष्ट और अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है। तो यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप रिसर्च कर लेते हैं तो आप अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं, तो उसमें आपने जिस भी समस्या पे रिसर्च किया होता है तो उससे संबंधित आप उनके जैसे शोध के जैसे मतलब समस्या के समाधान के लिए जो भी आपके उपाय हैं उसको सारा कुछ जो है अपने रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। ये समस्या है, कैसे वो हल हो सकती है, सब कुछ उसके बारे में डिटेलिंग देते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देश व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण कौन सा है। तो प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देश व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। ये जो है आपका दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध में जो है उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से सभी। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन उपकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये चारों कथन जो है उपकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है। इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चारों विकल्पों में से कोई भी आंसर जो है प्रश्न का सही नहीं होता है और लास्ट वाले ऑप्शन में दे दिया जाता है कि उपरोक्त में से सभी जो है विकल्प सही नहीं है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इसी प्रकार से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इनको एकीकृत रूप में दर्शाना। प्रश्न में क्या पूछा गया कि मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों के संदर्भ में इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन आवश्यक है। तो इनको जो है एकीकृत रूप में दर्शाना जो है ये कथन जो है बहुत ही आवश्यक है गुणात्मक निष्कर्षों के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लघु न्यायादर्श में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता किसका उपयोग करता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। टी परीक्षण का जो है प्रयोग करता है। प्रश्न में क्या पूछा गया कि लघु न्यायादर्श में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता किसका उपयोग करता है। तो टी परीक्षण का जो है उपयोग करता है, आपको याद रखना है यहाँ पे। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वस्तुओं, घटनाओं या चीजों के गुणों को
किसके द्वारा मापा जाता है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चर के द्वारा जो है इसको मापा जाता है। वस्तुओं, घटनाओं या चीजों के गुणों के किसके गुण जो होते हैं उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो चर के द्वारा जो है इसको मापा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रायः अनुसंधान ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं। एक सांख्यिकी या तकनीक जिसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में यह स्थापित करने के लिए किया जाता है जहां चरों के समूहों की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होने की होती है। ये प्रश्न जो है दिसंबर 2006 में पूछा गया है आपके पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कारक विश्लेषण के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जब हम एक सक्रिय स्वतंत्र चर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों का ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है या वे उपचार के अधीन है के लिए निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया जाता है? इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्म। धर्म को जो है श्रेणीगत चर के रूप में जो है सबसे अच्छे तरीके से वर्णित किया जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चरों के कार्य साधन पर जो है यह आधारित होता है। प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? तो चरों के कार्य साधन पर यह आधारित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय चर उसको कहा जाता है। तो एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं? तो सक्रिय चर कहते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र चर। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान होते हैं? तो स्वतंत्र चर में आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में इसमें पूछा जा रहा है कि व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है उसे किस चर के रूप में जाना जाता है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आश्रित चर के रूप में जो है इसको जाना जाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रकार का अनुदैर्ध्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक विस्तरित अवधि के लिए करता है। इसमें से कौन सा वो आंसर है जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि प्रवृत्ति अध्ययन और पैनल अध्ययन। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार का अनुदैर्ध्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक विस्तरित अवधि के लिए करता है? तो प्रवृत्ति अध्ययन और पैनल अध्ययन जो है आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन सा है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक के बालों का रंग जो है एक श्रेणीगत चर का उदाहरण है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह वे चर हैं जिनका एक शोधकर्ता यह आकलन करने के लिए चयन करता है ताकि उनका दूसरे चर या चरों पर क्या प्रभाव रहता है। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर बताना है। अगर पता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र चर उसको कहते हैं, आपको याद रखना है। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि यह वे चर होते हैं जिनका एक शोधकर्ता यह आकलन करने के लिए चयन करता है ताकि उनका दूसरे चर या चरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वे चर जो है स्वतंत्र होते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक स्थिति या विशेषता है